दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो आज सबसे ज्यादा सक्षम है। वो देश जिसका कुछ सालों पहले दुनिया के नक्शे पर नामो निशान तक नहीं था। वो देश जिसने अपनी सूझबूझ से पड़ोसी 8 देशों से कमजोर होने के बावजूद मात्र 6 दिनों में एक बड़ी जंग जीत ली। वो देश जिसने अपने दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में ढूंढकर बदला लिया। एक ऐसा देश जिसने मात्र 90 मिनट के भीतर आतंकवादियों के चंगुल से अपने 94 नागरिकों को सही सलामत छुड़वा लिया, वो भी बिना किसी समझौते के। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सा देश है? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है। उसकी सेना सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। वहां की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे स्टेबल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या इजराइल हमेशा से इतना डेवलप, अमीर और ताकतवर था? दोस्तों, इजराइल की जनसंख्या तकरीबन 87 लाख है, जो कि चेन्नई शहर की जनसंख्या के बराबर है। और इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूरा इजराइल देश 12 बार महाराष्ट्र में समा सकता है। इजराइल के बारे में समझने के लिए हमें इजराइल के इतिहास को समझना पड़ेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों का वर्चस्व खत्म हो गया था और यहूदियों के गुरुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक अलग देश बनाने का निर्णय लिया। यहूदी फिलिस्तीन की प्राचीन पवित्र भूमि पर ही अपना देश बसाना चाहते थे। 1903 तक लगभग 35,000 यहूदी पूरी दुनिया में फिलिस्तीन में आकर रहने लगे। 1914 तक 40,000 और यहूदी यहाँ आ चुके थे। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी और हिटलर के आदेश पर लाखों यहूदियों का नरसंहार हो चुका था। ऐसे में जो यहूदी बचे थे वो भी फिलिस्तीन आ गए। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन अरब देशों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। मई 1948 में इजराइल को ऑफिशियल स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इजराइल एक मिडिल ईस्ट देश है और इजराइल के चारों ओर अरबी देश हैं। 1948 से लेकर 1966 तक इजराइल और अरबी देशों में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही, लेकिन 13 मई 1967 के दिन सोवियत यूनियन यानी रूस ने इजिप्ट को एक गलत खबर दी कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। इजिप्ट ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग आर्मी को वापस जाने को कहा। इजराइल को भी इस बात की खबर पड़ गई थी कि इजिप्ट उन पर हमला करने वाला है और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल बन गया। अगले 4 दिनों में इजिप्ट, इजराइल, सूडान और जॉर्डन ने अपनी सेनाओं को जुटाना शुरू कर दिया। इराक ने भी अपनी सेना को जॉर्डन भेज दिया था और सऊदी अरब भी चाहता था कि वो इस जंग में हिस्सा ले। अकेले इजराइल के सामने इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, सीरिया और इराक थे। दोनों पक्षों की मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफी अंतर था। इजराइल के 1 लाख सैनिकों के सामने अरबी देशों के 2,40,000 सैनिक थे। इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के सामने अरबी देशों के 957 लड़ाकू विमान थे और 800 टैंक्स के सामने 2,504 टैंक्स थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन जीता होगा इस जंग में? चलिए हम आपको आगे बताते हैं। इजरायली मीडिया ने फेक न्यूज छापी कि इजरायली पायलट छुट्टियों पर गए हैं, जबकि वो अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस जंग में इजरायली इंटेलिजेंस ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इजराइल ने सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी को नष्ट किया ताकि अमेरिका इनकी योजनाओं का पता न लगा सके। 5 जून को इजराइल ने अपने 200 लड़ाकू विमानों के साथ इजिप्ट पर हमला किया और इजराइल ने सिर्फ 3 घंटों में इजिप्ट के 348 विमानों को नष्ट कर दिया। बदले में जॉर्डन और सीरियाई वायुसेना ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन तब भी इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया के सभी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। हवाई जंग में इजराइल का दबदबा था। सिर्फ 19 लड़ाकू विमान गंवा के इजराइल ने अपने दुश्मनों के 400 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए थे। इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रधानमंत्री और बहादुर कमांडर की वजह से इजराइल ने ये जंग सिर्फ 6 दिनों में जीत ली। इस जंग में लेबनान ने भी अरबी देशों का साथ दिया और पूरी तरह से हार गया। इजराइल ने इस जंग में लगभग 900 सैनिकों को खोया, लेकिन दुश्मन के 2000 सैनिकों को मारकर इजराइल के कुल 46 लड़ाकू विमान तबाह हुए, पर अरबी देशों के 470 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह करने के बाद जंग के पहले इजराइल का क्षेत्रफल 9,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या औरों के मुकाबले केवल 2%। लेकिन जंग के बाद इजराइल के खेमे में गाजा स्ट्रिप, गोल्डन हाइट्स, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, वेस्ट बैंक आ गया था।
साथ ही 10 लाख अरबी नागरिक इजराइल की सीमा में आ चुके थे और अब इजराइल का क्षेत्रफल 9,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 20,000 वर्ग किलोमीटर हो गया था। इसके बाद इजराइल और अरबी देशों में छोटी मोटी लड़ाई होती रही, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब 1972 में जर्मनी में आयोजित ओलंपिक्स में ब्लैक सितंबर नामक आतंकवादी संगठन ने इजराइल के 11 ओलंपिक टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया और मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों की मांग थी कि इजराइल द्वारा बंधक बनाए गए 234 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए। इसके बाद कुछ आतंकवादियों को जर्मनी की पुलिस ने मार गिराया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। 1 साल बाद जर्मनी का प्लेन हाईजैक कर लिया और आतंकवादियों को छुड़वा लिया गया। इस हादसे के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री खुद हर खिलाड़ी के घर गए और उनसे वादा किया कि हम एक एक आतंकवादी को ढूंढकर आपके बच्चे की मौत का बदला लेंगे। प्रधानमंत्री ने मिशन की कमान इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दी। मोसाद ने इजरायली कमांडो के साथ मिलकर एक एक आतंकवादी को ढूंढा और मार दिया। इसके बाद 1976 में इजराइल से पेरिस रवाना हुए प्लेन को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस प्लेन में कुल 248 लोग थे, जिसमें 94 यहूदी, 12 क्रू मेंबर्स और 142 अलग धर्मों के लोग थे। युगांडा सरकार की मदद से इस प्लेन को वहां लैंड करवा लिया गया और यहूदियों को छोड़कर बाकी सभी को पेरिस वापस भेज दिया गया। आतंकवादियों ने यहूदियों और क्रू मेंबर्स को मारने की धमकी दी। आतंकवादियों की मांग थी कि इजराइल में बंद फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, अगर यही हादसा भारत के साथ होता तो पूरी मीडिया, जनता और विपक्ष सरकार आतंकवादियों को रिहा करने का दबाव बनाते, पर इजराइल ने ठीक इसके विपरीत काम किया और 100 कमांडो की टीम के साथ युगांडा में घुसकर मात्र 90 मिनट में अपने लोगों को वापस ले लिया। इस ऑपरेशन में 3 बंधक और 1 इजरायली कमांडो की मौत हो गई। इस घटना के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा में सुधार करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया। इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में इजराइल का कोई भी दुश्मन अगर इजराइल पर मिसाइल दागने की कोशिश करता है तो इससे वो उसे हवा में ही नष्ट कर देता है या फिर उसकी दिशा आक्रमण करने वाले देश की ही तरफ कर देता है। यानी इजराइल ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी मिसाइल वो अपनी भूमि पर हमला नहीं करने देगा। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। साथ ही उन्होंने ये नियम भी लागू कर दिया है कि इजराइल के हर एक नागरिक को कुछ समय के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा। महिलाओं के लिए ये समय 2 साल का है और पुरुषों के लिए 3 वर्ष। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसे भी सेना ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। ऐसा करने से वहाँ के लोग सक्षम भी बनते हैं और उनके अंदर सेना के प्रति सम्मान और सैनिकों की कद्र भी होती है। दोस्तों, इजराइल ने एक ऐसा कानून भी बनाया है जिसमें पूरे विश्व के जितने भी यहूदी हैं वो इजराइल में आकर बस सकते हैं। सिर्फ सैन्य बल ही नहीं, इजराइल टेक्नोलॉजी में भी आगे है। इजराइल पूरे वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। सेल फोन को इजराइल में विकसित किया गया। इजराइल में वॉइस मेल टेक्नोलॉजी विकसित की गई। कंप्यूटर के लिए पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में बनाया गया। पेन ड्राइव का आविष्कार भी इजराइल में किया गया और पहला हेयर रिमूवर भी इजराइल ने ही बनाया। ड्रिप इरिगेशन, जो कृषि की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, उसका भी आविष्कार इजराइल ने ही किया था। इजराइल अपना पैसा अपने लोगों पर ही खर्च करता है ताकि वो स्वस्थ और सक्षम रहे, जिसकी वजह से कोई भी इजरायली अपना देश छोड़कर दूसरे देश में काम करने नहीं जाता, वहीं पढ़ता लिखता है और अपने देश की तरक्की में योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इजराइल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 वर्ष है। इजराइल में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा दिए गए हैं। इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली देश है। वो अपने 95% अन्न का उत्पादन खुद ही करता है। दोस्तों, दुनिया में इजराइल रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जबकि वो दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और समय समय पर उन्हें छोटी मोटी जंग भी लड़नी पड़ती है। अगर आपके पासपोर्ट पर इजराइल का ठप्पा लग गया तो आप उसके आसपास के 8 देशों में कभी नहीं जा पाएंगे। सोचिए, इतनी चुनौतियों के बावजूद ये आज किसी लिविंग पैराडाइज से कम नहीं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 70 वर्षों में हुआ है। इसके पहले इजराइल का नाम तक नहीं था।